बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 का। और जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जस्ट वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रिक्शन, लेकिन जहन में रहना चाहिए फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है। तो इसलिए इसके साथ कंप्लीट वर्ड जो है वो यही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। अब जो लास्ट पे हमारे पास चैप्टर में 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो उनमें से एक ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और एक इसके बाद जो है वो सर्कुलर मोशन है, उसको हमने डिटेल से देखना है। तो आज हमने देखना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। तो इससे डिटेल जो है ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने बनाए हैं, जो अगर आपको इनके आंसर्स अगर पता चल जाए तो आपको फ्रिक्शन की टॉपिक की डिटेल सारी जो है वो समझ आ सकती है। तो इसमें मतलब जो आपका क्वेश्चन आप नोट कर रहे हैं नोटबुक के ऊपर, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें से फर्स्ट चीज़ आपने ये देखनी है कि फ्रिक्शन क्या होती है, मतलब फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है। सेकंड चीज़ ये देखनी है फ्रिक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करती है। थर्ड नंबर पर हमने देखना है फ्रिक्शन क्यों किसी चीज़ की मूवमेंट को रोकती है। फोर्स पर हमने देखना है फ्रिक्शन की जो 3 टाइप्स होती हैं वो क्या है। फिर उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट होता है जो फोर्स के अंदर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये टाइप नहीं होती फ्रिक्शन की, लेकिन ये उसके इन बिटवीन एक कॉन्सेप्ट डील हो रहा होता है। फिर उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसकी डेरिवेशन हमने देखनी है शॉर्ट सी। और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में से एक जो टाइप है आपकी रोलिंग फ्रिक्शन की, वो डिटेल के साथ हमने डिस्कस करनी है। और फिर हमने रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कंपैरिजन भी देखना है, और फ्रिक्शन के एंड पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और एट द एंड हमने मेथड्स चेक करने, वेज देखने किन वेज से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब इसको हम डिस्कस करें कि फ्रिक्शन क्या होती है। तो इसको डिस्कस करने से इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी बुक के थ्रू, कि बुक से हमने डिटेल टॉपिक जो भी आपको क्वेश्चन बनाए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। तो चाहे आप इसको रफ कॉपी पे नोट कर लें, और फिर ये क्वेश्चन आपके माइंड में या आपके सामने हो, तो आपको ये टॉपिक इजीली आपकी बुक से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब जो पहली चीज़ हमने देखी कि फ्रिक्शन क्या है, डिफाइन फ्रिक्शन, मतलब व्हाट इज़ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या चीज़ है, तो आपको पता है फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है। जस्ट फ्रिक्शन लिखा हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि फ्रिक्शन का मतलब क्या है, एक फोर्स है। तो ये कब जो है वो किसी जगह पर हमें एक्ट होती हुई नज़र आती है। ये हमें उस वक्त एक्ट होती हुई नज़र आती है जब हम किसी बॉडी को मूव कर रहे हों या मूव करने की कोशिश कर रहे हों, तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट होती हुई नज़र आती है, मतलब फील होती है। फोर्स कभी भी नज़र तो उसमें में आंखों से तो नज़र नहीं आती, तो लेकिन हमें उसको इजीली फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट में लिखा हुआ है, हैव यू नोटिस व्हाई अ मूविंग बॉल स्टॉप। किसी बॉल को अगर आप रोल करें, थोड़ी देर के बाद वो जाते जाते रुक जाती है। चाहे आप उसको किसी रोड पे मूव करवा रहे हैं, चाहे आप किसी उसको कंक्रीट सरफेस पे मूव करा रहे हैं या मार्बल की सरफेस पे मूव करा रहे हैं, तो किसी सरफेस पे वो ज़्यादा मूव करेगी, किसी पे कम मूव करेंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कंफर्म उसने रुक जाना है। तो वो रुक क्यों जाती है, आपने तो उसको मूव करने के लिए भेजा था कि वो चलती रहे, लेकिन वो रुक क्यों जाती है। तो इसी तरीके से बाईसाइकिल के आप कुछ पैडल जो हैं वो लगा के उसके बाद छोड़ दें, तो बाईसाइकिल हर वक्त चलती नहीं रहती, वो कुछ टाइम के बाद वो भी रुक जाती है, फर्दर आपको फिर पैडलिंग करनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो नेचरली देयर मस्ट बी सम फोर्स दैट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। तो कंफर्म है कि कोई चीज़ है जो आपकी फोर्स को, जो आपने फोर्स लगाई है और उससे आपकी बॉडी मूव करने लगी थी, तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को मूव होने से रोक रही है। अदरवाइज न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बिहाफ पर भी उस ऑब्जेक्ट को कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहना चाहिए कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो उसका रुक जाना बता रहा है कि उसको कोई ना कोई चीज़ रोक रही है। अब वो कौन सी चीज़ है, उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकती है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है।
अब जो चीज़ मूव हो रही है वो कुछ भी हो सकती है। तो चाहे वो आपके पास कोई साइकिल हो, चाहे वो आपके पास कोई व्हीकल और है, चाहे आप खुद मूव कर रहे हैं ना, वॉकिंग कर रहे हैं, या आप कोई भी चीज़ मूव कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर एक्ट होती है। जब भी कोई चीज़ मूव हो रही हो या मूव होने की कोशिश आप करें, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर एक्ट होने लग जाती है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ भी है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड ओवर अ सरफेस। कि जैसे ही आप किसी बॉडी को पुश करते हैं, धकेलते हैं या पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो वहाँ पर आपको नज़र आने लग जाती है। अब जो इससे नेक्स्ट चीज़ है वो आपके वर्ड में क्लियर होनी चाहिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो सॉलिड में भी एक्ट करती है, लिक्विड में भी एक्ट करती है और गैसेज में भी एक्ट करती है। जस्ट सॉलिड में एक्ट नहीं करती फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज तीनों में एक्ट करती है। तो स्पेसिफिकली वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लिक्विड में होती है, जो लिक्विड को मूव होने से रोकती है, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो जिस तरह से आपके पास और वो फिर डिपेंड करता है कि वो लिक्विड कौन सा है। वाटर है तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू हनी, शहद को अगर आप जो है वो फ्लो करने की कोशिश करें तो वो इतना रेडिली फ्लो नहीं करता जितना वाटर कर जाता है। उसकी रीज़न यही है कि वाटर के अंदर, वाटर जब मूव करता है तो वाटर की, लिक्विड की जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है, जबकि हनी के अंदर, शहद के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेयर ऑफ द हनी के बीच में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हनी के लिए मूव करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी तरीके से लेकिन ओवरऑल लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगी, अब ये कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बुक में मेंशन नहीं हुई, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ तो आपके माइंड में होनी चाहिए ये बातें कि ओवरऑल आप अगर कंपेयर करते हैं तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली कम होगी, सॉलिड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। लिक्विड को अगर आप किसी दूसरे लिक्विड के ऊपर फ्लो करने की कोशिश करते हैं या लिक्विड के ऊपर आप किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी मूव करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर लिक्विड इतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रेजिस्ट नहीं कर रहा होता, तो या अप्लाई नहीं कर रहा होता। इसी तरीके से जो गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो इवन लेसर होती है लिक्विड्स के बीच में, क्योंकि जो गैसेस होती हैं उनके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो वो दूसरे पार्टिकल्स को जो है वो उनके अंदर जो उनके ऊपर से मूव कर रहे होंगे उनको रेजिस्ट करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, वो उनको रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए गैसेस जो है वो इजीली फ्लो कर जाती हैं। वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती है लेकिन बहुत लो एक्ट कर रही होती है। तो एनी हाउ उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आपके जहन में कंपैरिजन होना चाहिए कि सॉलिड में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैसेस में बहुत ही कम होती है। तो ये बात हमें अभी तक समझ आ गई कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी है, चाहे सॉलिड चाहे लिक्विड या गैस, हर एक के अंदर उसका काम क्या है कि उसने ऑब्जेक्ट को क्या करना है, अपोज करना है, ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकना है उसको। तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स। अब पहली तो बात हमें ये चीज़ देखनी थी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। अब अगली चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो जिन फैक्टर के ऊपर वो डिपेंड करती है, अच्छा ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये आपकी डेफिनेशन है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 30 बताया उसके आंसर अपने बुक से ही नोट करने हैं, ये उसकी डेफिनेशन आपने नोट करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, तो वो यहाँ पर मेंशन हुआ है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर। वो कौन से हैं? एक तो उनमें से क्या है, नेचर ऑफ द, और इनको अपने बोल्ड कर देना, नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस, कि वो दो सर्फेसेस जो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हो रही हैं। तो क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो ऑब्वियसली किसी दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करता है, तो उन दोनों सरफेसेस की नेचर कैसी है, वो दोनों सरफेसेस रफ हैं, वो दोनों सरफेसेस स्मूथ हैं, मतलब प्लेन है या रफ है। तो या उनमें से एक प्लेन है या और एक रफ है, तो ये तीन केसेस डिफरेंट बनते हैं, या दोनों सरफेस रफ होंगी या दोनों स्मूथ होंगी या दोनों में से एक रफ और एक स्मूथ होगी। तो उस लिहाज से नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करती है।
कौन सी सरफेस जो इन कॉन्टैक्ट है एक दूसरे के साथ। दूसरी चीज़ एक और होती है जिसको हम कहते हैं प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। जो दो बॉडीज एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं उनकी दरमियान में प्रेसिंग फोर्स कितनी ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हम डिटेल से यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जहाँ से आपको थोड़ा सा ये क्लियरली नज़र आएगा। पहले तो एक चीज़ है जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। कि किसी बोर्ड को अगर आप जो है लिक्विड के बाहर बीच के ऊपर पुल करते हैं तो वो आपको काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। उसको जो है वो मूव होना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों होता है, तो वो हमने अभी चीज़ देखी कि यहाँ पर उसको जो चीज़ रोक देती है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है। तो जो इस सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो ज़्यादा होती है। अब वही बोर्ड है लेकिन अब लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड के अंदर लिक्विड की सरफेस क्योंकि स्मूथ होती है तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतनी नहीं होगी, तो इजीली वो उसको मूव करवा सकता है बोर्ड को। हाँ, एक पॉइंट और कि फ्रिक्शन हमेशा जो है वो कैसे एक्ट करती है। फ्रिक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। जिस और डायरेक्शन में आप बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हैं फ्रिक्शन जो है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट मूव करती है। कि अगर आप बोर्ड को राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, कि उसका काम उसको रोकना है। तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करती है। एक जो है वो टेक्सचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट के दो जो सरफेस है उसकी सरफेस किस तरह की है, रफ है या स्मूथ है। जिस सरफेस के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। तो ये रफ सरफेस है जहाँ पे उसके लिए डिफिकल्ट है मूव करना, जबकि स्मूथ सरफेस के ऊपर हम इजीली किसी भी चीज़ को मूव करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। तो सरफेस के ऊपर डिपेंडेंस है कि अगर सरफेस स्मूथ है तो कम होगी फ्रिक्शन, और अगर सरफेस जो है वो रफ है तो डिफिकल्ट होगी। तो अब यहाँ पर क्या था कि सैंड के अंदर जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर हम ओवरऑल देखें माइक्रोस्कोपिक व्यू में तो वो रफ होते हैं, जबकि लिक्विड का जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, स्मूथ सरफेस होती है। इसलिए लिक्विड के ऊपर किसी चीज़ को भी मूव करना आसान होता है क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है। अब इस चीज़ को डिटेल में देखना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पर आपने चीज़ों को देखने में आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। अब ये एक ब्लॉक है जिसको आप राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर एक्ट करेगी। आपकी अप्लाइड फोर्स जो है वो अगर इस साइड पर होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होती है। अब सेकंड चीज़ हमने देखनी है वो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो पहली बात थी उसमें थी नेचर ऑफ सरफेस, तो उसको हम डिटेल में देख लें। अब ये पहली ये बॉल है, ये स्मूथ ऑब्जेक्ट है और उसको हम स्मूथ सरफेस पर रोल कर रहे हैं। तो अब ये सेकंड केस के अंदर ये रोड रफ है, तो मतलब ये स्मूथ सरफेस है लेकिन सरफेस रफ है। अब ये एक और टायर है जो उसको खुद रफ है लेकिन सरफेस स्मूथ है। और फोर्थ ये है कि ऑब्जेक्ट भी उसकी सरफेस भी रफ है और जिस सरफेस पे मूव करा रहे हैं वो भी सरफेस रफ है। तो ये चार केसेस हमारे सामने डिफरेंट आ जाते हैं। तो अब इस सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस में होगी, ये फर्स्ट केस में जहाँ पर आपके पास सरफेस भी स्मूथ है और जिस सरफेस जो ऑब्जेक्ट मूव करें उसकी अपनी भी सरफेस स्मूथ है। तो जब दोनों सरफेसेस स्मूथ होंगी जो इन कॉन्टैक्ट हैं तो वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उनके बीच में काफ़ी कम होगी। और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ पर होगी, इस केस नंबर 3 के अंदर, जहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट की सरफेस भी रफ है और जिस सरफेस पर आप ऑब्जेक्ट को मूव करें वो सरफेस भी रफ है। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट होती है डिपेंडिंग के नेचर ऑफ द सरफेस क्या है। दोनों सरफेसेस जिनको हम एक दूसरे के ऊपर से मूव करवा रहे हैं वो क्या है। तो ये आपके पास पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बोथ सरफेसेस। तो
अब जो इसके बाद इसको हम अगर डिटेल में देखें तो लेट सपोज ये आपके पास कोई भी आपने बुक रख दी इस तरह से टेबल के ऊपर इंक्लाइन करके ना, टिल्ट करके, और ये आपने कोई रिंग है उसको उसके ऊपर से रोल किया, तो टेबल तो स्मूथ सरफेस थी तो वो रिंग अच्छा खासा आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर टेबल के साथ ही एक सैंड पेपर स्टिक कर देते हैं, अब आप उसको उसके ऊपर से जब रोल करेंगे, सैंड पेपर आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल सकता है, तो अब अगर उसको आप रोल या कोई भी आप रफ सरफेस यूज़ कर सकते हैं, तो अब आपका जो रिंग होगा वो इतने डिस्टेंस तक नहीं जा पाएगा। क्यों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको ज़्यादा अपोज करेगी, तो इसलिए उसकी जो है वो स्पीड जल्दी से कम हो जाएगी और वो ऑब्जेक्ट फिर इतना ज़्यादा मूव नहीं करेगा। अब फोर्स पहले तो अब ये क्यों सरफेसेस जो हैं वो नेचर ऑफ सरफेसेस डिफरेंट होने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होती है, उसको अगर हम डिटेल में देखें तो उसकी एक्चुअल रीज़न ये है, या सिंपल सी बात कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पहली बात ये कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों किसी ऑब्जेक्ट को मूव होने से रोकती है। तो हर सरफेस जो है, जो हमें जो है ना सरफेस स्मूथ नज़र आ रही है, बहुत शाइन नज़र आ रही है कि अगर हम सामने उसको खड़े हों तो हमें अपना चेहरा भी शायद उसके अंदर दिखाई देने लग जाए, हमें स्मूथ नज़र आ रही है। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो वो आपको सरफेस स्मूथ नहीं नज़र आएगी, बल्कि उसकी सरफेस के ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं जिनको हम पिट्स एंड बम्प्स कहा जाता है, अप एंड डाउन्स होते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पास टेबल है जो कि आपको स्मूथ नज़र आ रहा था, ये इसकी इसने सरफेस माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखाई, तो इसके अंदर ये अप्स एंड डाउन आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये एग्जैक्टली स्मूथ होता था, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होती माइक्रोस्कोप के ऊपर भी। तो कोई भी सरफेस जो है वो एग्जैक्टली स्मूथ नहीं होती, हर सरफेस जो है वो उसके अंदर अप्स एंड डाउन, पिट्स एंड बम्प्स होते हैं। हाँ, किसी में कम होंगे, किसी में ज़्यादा होंगे। किस में कम होंगे? जो सरफेस स्मूथ होगी, और जो रफ होगी उसमें पिट्स एंड बम्प ज़्यादा होंगे। तो अब ये जो रिंग था जिसको आप मूव कर रहे थे, उसकी भी सरफेस के ऊपर इस तरीके से पिट्स एंड बम्प्स प्रेजेंट होंगे। तो जब आप दो सरफेसेस को इस तरीके से मूव करवाते हैं तो क्या होता है कि एक के पिट्स एंड बम्प्स अप एंड डाउन्स दूसरे के अप एंड डाउन्स के अंदर इंटरलॉक हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, वो एक दूसरे को मूव होने से फिर रोकते हैं। तो अब अगर हमें ज़बरदस्ती किसी चीज़ को मूव करना है तो हमें उस इंटरलॉकिंग के अगेंस्ट जो है वो फोर्स लगानी पड़ती है, या हमें उसको इंटरलॉकिंग को ओवरकम करना पड़ता है ताकि हम अपनी चीज़ को आगे की तरफ मूव कर सकें। तो सिंपल सी बात है फिर कि जिसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी, जब दो सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे चीज़ को मूव होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जब इंटरलॉकिंग कम होगी, जैसे स्मूथ सरफेसेस में इंटरलॉकिंग कम होती है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए मूव करना हमें आसान हो जाता है। तो अब ये जो सैंड पेपर की वजह से ये रिंग कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाया, उसकी रीज़न क्या है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ज़्यादा फील हो रही थी, इसकी वजह से आगे नहीं जा पाया। तो अब हम सैंड पेपर की जो है वो इरेगुलरिटीज़ को अगर देखें तो क्या है कि सैंड पेपर की इरेगुलरिटीज़ इन दोनों सरफेसेस की निस्बत काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये सैंड पेपर की इरेगुलरिटीज़ हैं जो कि आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पीक्स उसके अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स की हाइट ज़्यादा नज़र आ रही। तो इस बिहाफ के ऊपर हमें जो पहला पॉइंट था नेचर ऑफ सरफेस, कि सरफेसेस स्मूथ हैं या रफ हैं, तो इस वे में हमें वो इफ़ेक्ट करती हैं कि अगर सरफेसेस स्मूथ होंगी तो उनकी इंटरलॉकिंग कम होंगी और वो इजीली मूव हो सकती है ऑब्जेक्ट, जबकि इंटरलॉकिंग अगर ज़्यादा होती है रफ सरफेसेस में जिस तरह से होती है तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब अगली चीज़ है कि दूसरा चीज़ क्या थी, प्रेसिंग फोर्स, जो आपकी बुक में मेंशन हुआ था दूसरा पॉइंट कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो प्रेसिंग फोर्स पर। कब आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 2 kg का दूसरा 5 kg का, अगर आप इन दोनों को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि जो आपके पास लेट्स सपोज अगर आप इन दोनों को यहाँ पर पड़े हुए थे, ये स्टार्ट में आपने दोनों को एक साथ फोर्स दी, एक जितनी फोर्स दी, तो जो ऑब्जेक्ट 2 kg का है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएगा, जबकि जो डिस्टेंस 5 kg का है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो उसकी वही रीज़न है कि जब आप उसके ऊपर जो 2 kg का है, क्योंकि उसका ऊपर से प्रेसिंग फोर्स उसके वेट के बिहाफ पर कम एक्ट हो रही है, और जो आपके पास 5 kg का है उसकी प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा है, उसका वेट ज़्यादा है। तो जो 2 kg का होगा जब वो दूसरी सरफेस के ऊपर आएगा तो उसके वो इतनी ज़ोर से जब प्रेस नहीं होगा तो उसकी इंटरलॉकिंग इतनी डेप्थ में क्रिएट नहीं होंगी। वो जो दूसरे सरफेस के बीच में उसने पिट्स एंड बम्स या अप एंड डाउन्स के बीच में अपने अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो उसने क्रिएट करने थे,
वो अप्स एंड डाउन जो है वो इतने ज़्यादा हार्ड तरीके से क्रिएट नहीं होंगे, जबकि जिसका वेट ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जो है वो अप्स एंड डाउन दूसरे के अप्स एंड डाउन्स के बीच में ज़्यादा ज़ोर से जो है वो इंटरलॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को फिर मूव होना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जितना जितना हमें पता है डेली लाइफ के अंदर कि जितनी भारी चीज़ होती है उसको मूव करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, उसकी यही रीज़न है कि उसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसकी होती है स्टार्ट के अंदर वो उसको काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और उसको फिर हमें डिफ़िकल्ट हो जाता है मूव करवाना। जबकि जिनका वेट कम होता है तो उनकी जो है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होती है, उनकी प्रेसिंग फोर्स दूसरी सरफेस पे कम होती है, इसलिए हम इजीली उसको मूव कर सकते हैं। अब इसकी कुछ जो है वो एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर भी मेंशन हुई हुई हैं इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में, तो हम अपनी बुक से भी इन चीज़ों को देखते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि नेचर ऑफ टू सर्फेसेज और दूसरा प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम। इसकी एक अच्छी सी एग्जांपल उसने क्या लिखी है बुक के अंदर, रब योर पाम ओवर डिफरेंट सर्फेसेज सच एज टेबल, कारपेट, पॉलिश, मार्बल, कि आप अपने हाथ की हथेली को डिफरेंट सर्फेसेज के ऊपर, जबकि घरों के अंदर आमतौर पर प्रेजेंट हैं, टेबल हो गया, कारपेट होगी, पॉलिश मार्बल वगैरह, इनके ऊपर आप जो ना अपने हाथ को मूव करें तो आपको हर सरफेस एक जैसी स्मूथ नज़र फील नहीं होगी। तो आपका हाथ भी हर सरफेस के ऊपर एक जितनी ईज़ के साथ, आसानी के साथ मूव नहीं होगा, किसी पे ज़्यादा आसानी से मूव हो रहा होगा, किसी पे थोड़ा मुश्किल से मूव हो रहा होगा। तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपकी जो जब सरफेसेस डिफरेंट हो रही हैं, नेचर ऑफ सरफेसेस डिफरेंट हो रही हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी डिफरेंट हो रही है। जो आपको हाथ को कोई ज़्यादा रोक रही है तो इस वजह से आपके लिए हाथ को मूव करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात ये कि अगर आप अपने हाथ को ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करें किसी भी सरफेस के ऊपर, जो है एक दफ़ा आप उसको हल्का सा लाइट वे में अपने हाथ को मूव करें और दूसरी दफ़ा आप अपने हाथ को बहुत ज़ोर से जो है वो सरफेस के ऊपर प्रेस करके आगे तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि आप जब हाथ को ज़ोर से प्रेस करके आगे तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ को मूव करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उसी वजह से, क्योंकि जब प्रेसिंग फोर्स आप ज़्यादा कर रहे हैं और उस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपको फिर मूव होने नहीं देगी। तो ये दूसरी चीज़ थी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब ये वाली चीज़, इसको भी हम ऑलरेडी, थर्ड चीज़ हमारी ये थी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों किसी भी जो ना वो मोशन को रोकती है, अपोज करती है। तो इसको भी हम डिटेल से वैसे तो देख चुके हैं, अपनी बुक से भी देख लेते हैं कि नो सरफेस इज़ परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस हमें जो स्मूथ नज़र आती है वो परफेक्ट स्मूथ होती नहीं है, उसके अंदर पिट्स एंड बम्प्स होते हैं जब हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक वुडन पीसेस हैं दो, उनको जब हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो बाहर से तो हमें बिल्कुल स्मूथ नज़र आएंगे, लेकिन जब हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो माइक्रोस्कोप के ऊपर हमें इनके इस तरह से पिट्स एंड बम्प्स जो है वो नज़र आते हैं, अप्स एंड डाउन जो है यहाँ पर हमें ये यहाँ पर नज़र आएंगे। तो एक के पिट्स एंड बम्प दूसरे के पिट्स एंड बम्प्स के अंदर इंटरलॉक हो जाएंगे, जिनको हम उस इंटरलॉक में कहते हैं कोल्ड वेल्ड। एक वेल्डिंग होती है ना जो हम वेल्डर से कराते हैं, वो उसके अंदर लोहे को गर्म किया जाता है, आयरन को गर्म किया जाता है और दूसरे आयरन को भी गर्म करके तो एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, तो वो हॉट वेल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हम किसी चीज़ को हीट नहीं कर रहे, जस्ट एक दूसरी सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस पड़ी हुई है। तो वहाँ पर क्या है कि फिर इस तरीके से जो ये पिट्स एंड बम्प दूसरे के पिट्स एंड बम्प के साथ लॉक होते हैं, उस इंटरलॉकिंग को हम क्या कहते हैं, कोल्ड वेल्ड। तो ये जितने कोल्ड वेल्ड ज़्यादा होंगे उतना सरफेसेस के लिए मूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जितने ये कोल्ड वेल्ड्स कम होंगे, इंटरलॉकिंग कम होगी, उतना सरफेसेस के लिए मूव होना आसान हो जाएगा, वहाँ पर जो है ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। तो इस वजह से हर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होना उसके लिए डिफ़िकल्ट होता है किसी न किसी तरह से, थोड़ा या ज़्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोकती है। क्योंकि हर सरफेस कोई कम स्मूथ है, कोई ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन हर सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है। ये मैग्नीफाइड व्यू हमने देख लिया आज का। तो द कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बिटवीन द टू सरफेसेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेल्ड। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बनते हैं इनको हम कोल्ड वेल्ड्स कहते हैं। ये कोल्ड वेल्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस के ऊपर मूव होने से रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, जब भी हम किसी सरफेस को दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हैं। अब अगली बात ये कि
अगर ये सरफेसेस स्मूथ होंगी, कोल्ड वेल्ड्स कम बनेंगे, तो जो है ना इनको मूव करना आसान हो जाएगा। मतलब नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड कर रही है। दूसरी बात थी प्रेसिंग फोर्स। तो अब अगर इस ऊपर वाले वेट के ऊपर आप कोई भारी चीज़ रख दें, फॉर एग्जांपल अपने स्कूल का बैग रख दें, ठीक है, तो जिसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स पड़ी होती हैं, लेकिन वो बहरहाल वहीं पे पड़ी रहती हैं, हम उनको हाथ तो नहीं लगाते, लेकिन बहरहाल उसका वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है बैग का। तो जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो उससे इसकी क्या होगी, प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होगी तो फिर आपके लिए इस नीचे वाले ब्लॉक को, ये जो इस ब्लॉक के ऊपर ये वाला ब्लॉक पड़ा हुआ है जो बैग के नीचे पड़ा होगा, उस ब्लॉक को आपके लिए अब मूव करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा होने से ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ द सरफेस, कि दोनों सरफेसेस किस तरह की हैं, स्मूथनेस है उनमें, रफनेस है, या एक स्मूथ और एक रफ है, तो उस पर मतलब डिपेंडेंस आती है बात, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है। दूसरी बात ये थी कि प्रेसिंग फोर्स उनके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा है, जिसको आप नीचे वाले सरफेस के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। इसकी सिंपल सी और कॉमन एग्जांपल मैं दूंगा। लेट सपोज आप कि जा रहे हो और खुदा न खास्ता गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाए, तो अब आपने गाड़ी को धक्का लगा के किसी साइड पर रख लगाना है, रोड के साइड के ऊपर आपने गाड़ी मूव करनी है। अब बीच में अगर गाड़ी के अंदर 5-6 जो है ना वो भारी भारी बंदे बैठे हुए हों, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनको कहेंगे मेहरबानी होगी कि आप उतर दें। तो आप उनको उतारेंगे तो फिर आपके लिए गाड़ी मूव करना आसान हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रेसिंग फोर्स आप कम कर रहे हैं, वेट कम कर रहे हैं, मतलब प्रेसिंग फोर्स कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी, तो आपके लिए चीज़ को मूव करना आसान हो जाएगा। तो बहरहाल फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डेली लाइफ के अंदर उठते बैठते हर वक्त उसका हमारे साथ ताल्लुक होता है। बहुत सारी जगहों पर हम फ्रिक्शन के एडवांटेजेस हासिल कर रहे होते हैं, और बहुत सारी जगहों पर हमें फ्रिक्शन जो है वो डिसएडवांटेज दे रही होती है। तो ये भी राइट के ऊपर एक बंदा जो है वो इस तरीके से दीवार के थ्रू ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ता जा रहा है, जबकि इसने कोई स्टेयर्स वगैरह कोई सीढ़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं रखी, और इस तरीके से ये मूव कर रहा है। जस्ट किसको यूज़ कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो और मुझे याद है हमारे जब हम बचपन में थे तो हमारे मोहल्ले के अंदर भी एक इस तरह से छोटा सा एक कुआं सा होता था। तो खेलते खेलते कई दफ़ा हमारी बॉल जो है वो उधर चली जाती थी, तो हम बगैर रस्सी के फिर उसके अंदर इसी तरीके से जो है वो अपनी लेग्स जो है वो साइड पे अटैच करके तो नीचे उतर जाते थे, और जो है वो अपनी बॉल जो है वो पिक करके ले आते थे। तो बहरहाल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें डेली लाइफ में हर जगह पर नज़र आती है। इवन आप अपना पेन भी उठाकर मूव नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ की फिंगर्स के बीच में और पेन के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो। अगर लेट सपोज आपके हाथ के ऊपर ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, आपके हाथ की सरफेस स्मूथ हो जाएगी, तो आपके लिए उस पेन को भी मूव करना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो आपको उस पेन को भी यूज़ करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डेली लाइफ में हमें हर वक्त फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से डील करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, इसके बाद के जो फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, आगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसके बाद के जो ऑनवर्ड टॉपिक है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए जो आपके हो चुके हैं ABC क्वेश्चन, तो इनको आपने इनके आंसर जो है वो नोट डाउन करने हैं। मैं आपको यहाँ से इनके आंसर्स बता देता हूँ बुक से भी, डेफिनेशन तो आपके सामने ही है। फिर उसके बाद जो है किन फैक्टर पर डिपेंड करती है फ्रिक्शन, उसमें आपने ये नेचर ऑफ टू सरफेसेस एक पॉइंट लिखने हैं, और इसके साथ आपने ये एग्जांपल यहाँ तक सरफेस तक लिख देनी है। फिर उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 2 इसका लिखना है कि प्रेसिंग फोर्स बिटवीन सरफेसेस लिख दीजिएगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है जिस पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है, और इसकी एग्जांपल आपने ये यहाँ से आगे ऑनवर्ड जो सेकंड एग्जांपल है सेकंड पॉइंट से रिलेटेड वो अपने उसके पॉइंट के बाद लिख देनी है। फिर उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन था वाई फ्रिक्शन अपोजिस, तो उसका ये सारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है नो सरफेस से लेकर, तो ये आपके पास नेक्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पर ईच अदर था। तो ये यहाँ तक आप 3 आंसर्स लिख लीजिएगा। बाकी जो इसके ऑनवर्ड टॉपिक है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।